सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स सिविल अपील 3705 ऑफ 2024। इस केस में कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का हर जजमेंट एक उदाहरण यानी प्रेसिडेंट नहीं होता, खुद सिर्फ उस मैटर में फैसले होते हैं। कोर्ट का कहना है कि जो फैसले प्रेसिडेंट नहीं होते उनमें कोर्ट खुद कहता है कि जजमेंट को प्रेसिडेंट न समझा जाए। कोर्ट ने माना कि कोर्ट को स्पेसिफाई करना चाहिए कि फैसले का उद्देश्य सिर्फ मैटर तक सीमित है या कानून का रूप लेता है। ज्यादातर कोर्ट्स में एक मिनिमम पेक्यूनियरी लिमिट होता है और एक मैक्सिमम पेक्यूनियरी लिमिट होता है। सीपीसी के सेक्शन 6 के हिसाब से अगर कुछ विपरीत न लिखा हो कहीं, तो सब्जेक्ट मैटर का मोल अगर मैक्सिमम लिमिट के ऊपर हो तो वो कोर्ट उस केस को नहीं सुन सकता। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन के कनेक्शन में कुछ एक्ट्स देखने होंगे। एक सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 और कोर्ट फीस एक्ट, जो हर राज्य में अलग अलग होते हैं। लेकिन जो सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887 और कोर्ट फीस एक्ट 1870 का उल्लेख मैं करने वाला हूँ वो सेंट्रल एक्ट्स हैं। सूट्स वैल्यूएशन एक्ट एक अलग एक्ट है और कोर्ट फीस एक्ट अलग। तमिलनाडु में दोनों साथ में एक एक्ट में है, लेकिन कई दूसरे राज्यों में ये अलग अलग ही हैं। सूट्स वैल्यूएशन एक्ट कौन से कोर्ट को उस मैटर को परखने का पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन होता है वो देखने के लिए है, और कोर्ट फीस एक्ट कोर्ट को मैटर सुनने के लिए कितनी फीस देनी होगी वो देखने के लिए है। ये भी है कि दोनों के लिए वैल्यूएशन एक ही होना चाहिए। सूट्स वैल्यूएशन एक्ट 1887 एक सेंट्रल एक्ट है। उसमें कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जैसे सेक्शन 3, जिसके हिसाब से अगर भूमि को लेके कोई सूट फाइल करना हो तो जो सूट्स का कोर्ट फीस एक्ट में उल्लेख है तो राज्य सरकार उनके लिए भूमि का मूल्य डिसाइड कर सकती है। महाराष्ट्र में रेडी रेकनर बोल के एक डॉक्यूमेंट है जो राज्य सरकार रिलीज करती रहती है प्रॉपर्टी का मोल बताने। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक जजमेंट है कमलकांत नटवरलाल शाह वर्सेस जगदीश चंद्र नटवरलाल शाह एंड अदर्स, अपील नंबर 109 ऑफ 2013 इन नोटिस ऑफ मोशन नंबर 2133 ऑफ 2012 इन सूट नंबर 462 ऑफ 2010। इस केस में सूट पार्टीशन के लिए था, जिसमें सब पार्टीज की सहमति से मतलब कंसेंट टर्म्स के हिसाब से डिक्री भी पास कर दिया गया था। ये केस में हाईकोर्ट का कहना था कि रेडी रेकनर का पर्पस है स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी को लेके जो व्यवहार होता है उसके स्टैम्प ड्यूटी के लिए बनाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ये रेडी रेकनर का रेट सूट के वैल्यूएशन के लिए नहीं वापरा जा सकता अगर दोनों पार्टीज के बीच वैल्यूएशन में ही असहमति हो। मतलब अगर डिफेंडेंट कहे कि प्लेंटिफ ने सूट प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन ठीक से नहीं किया है तो रेडी रेकनर का रेट नहीं यूज हो सकता वैल्यूएशन के लिए। सेक्शन 4 के हिसाब से भूमि से संबंधित कुछ केसेस में जिसका उल्लेख सेक्शन 7 कोर्ट फीस एक्ट पैरा 4 या शेड्यूल 2 आर्टिकल 17 या इन केसेस में सेक्शन 3 के रूल्स के नीचे, ऐसे केसेस में वैल्यूएशन भूमि का मूल्य से ज्यादा नहीं हो सकता। सेक्शन 8 है जिन केसेस में एड वैलोरम कोर्ट फीस भरा जाएगा। सेक्शन 7 पैरास 5, 6, 9, 10 डी कोर्ट फीस एक्ट को छोड़ के उन केसेस में कोर्ट फीस और ज्यूरिसडिक्शन के लिए एक ही होगा वैल्यूएशन। इस विषय में और विस्तार से थोड़े बाद बताऊंगा। एड वैलोरम मतलब जिस चीज के लिए सूट फाइल किया गया है उस चीज के मोल के हिसाब से। इसका ऑपोजिट होना चाहिए फिक्स्ड कोर्ट फीस। सेक्शन 9 है बाकी के केसेस के लिए हाईकोर्ट डिसीजन ले सकता है। सेक्शन 11 के हिसाब से अपील के स्टेज में वैल्यूएशन ज्यादा या कम किया था प्लेंटिफ ने, इस विषय पे कोर्ट नहीं सुन सकता जब तक नीचे के कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन लिया गया हो इश्यूज फ्रेम होने के पहले या पहले अपील के स्टेज में अपील करते टाइम, या अगर ऐसा अपीलेट कोर्ट को लगे कि ऐसे गलत वैल्यूएशन की वजह से सामने वाले को न्याय नहीं मिला है। अगर ये सब परखने के बाद भी उस अपीलेट कोर्ट को कुछ गलत न लगे तो वो आगे बढ़ सकती है जैसे वैल्यूएशन बराबर ही है। अगर अपीलेट कोर्ट को लगे कि हाँ गलत हुआ है वैल्यूएशन को लेकर तो अपील सुन सकता है। लेकिन अगर उस कोर्ट ने मैटर को वापस नीचे के कोर्ट में भेजा, मतलब रिमांड किया या इश्यूज फ्रेम किए या और सबूत यानी एविडेंस मांगे, तो बराबर के कोर्ट में मैटर भेज सकता है। अब कोर्ट फीस एक्ट के हिसाब से सेक्शन 7 के हिसाब से कुछ सिचुएशंस बताए गए हैं और उनका फीस किस मोल पे आधारित होगा वो बताया गया है। ये एक बहुत मुख्य सेक्शन है। सेक्शंस 9 और 10 के हिसाब से कोर्ट एक कमीशन भी भेज सकती है कि पता करने कि अचल प्रॉपर्टी से जुड़े दावे में बराबर दाम हुआ है कि नहीं, और अगर कम कोर्ट फीस भरा है तो सूट स्टे कर सकती है और कुछ समय तक, जब तक प्लेंटिफ बाकी की फीस भर न दे, और अगर न भरे तो सूट डिसमिस भी कर सकती है। सेक्शन 11 के हिसाब से अगर पी के घर में डी भाड़े करो हो
और जितने समय के लिए डी को पी ने वहां रहने का समय दिया हो और डी उस समय के ऊपर वहां रहे, तो पी को होने वाले नुकसान की भरपाई मांग सकता है पी। इसको कहते हैं मीन प्रॉफिट्स। तो अगर पी उस घर को और भरपाई या सिर्फ भरपाई मांगने का सूट फाइल करे या किसी अकाउंट के लिए सूट फाइल करे किसी ने, और अगर कोर्ट डिक्री में जितना पैसा पी ने मांगा है उससे ज्यादा दे दे, तो उतना एक्स्ट्रा अमाउंट पे कोर्ट फीस भरना पड़ेगा पी को। सेक्शन 12 के हिसाब से हर कोर्ट सूट या अपील के वैल्यूएशन और उस पे भरे जाने वाली फीस को लेके कोई भी प्रश्न सुलझा सकता है। और अपील रेफरेंस रिवीजन के स्टेज में कोर्ट अगर कोई फी कम भरा हो तो बाकी का मांग भी सकता है। सेक्शन 17 है कि अगर एक से ज्यादा सब्जेक्ट पे सूट फाइल किया हो तो सारे सब्जेक्ट साथ लेके कोर्ट फीस तय करना होगा। सेक्शन 19 कुछ एक्सेप्शंस है जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए कोर्ट फीस नहीं भरना पड़ता। कोर्ट फीस एक्ट में इसके लिए भी प्रोविजन है कि जब कोई मैटर गुजरे इंसान के प्रॉपर्टी के लिए फाइल किया हो, जैसे प्रोबेट, ये है चैप्टर 3A। इस एक्ट में ये भी है कि कोर्ट फीस स्टैम्प्स कैसे होने चाहिए और इनके इशुएंस के बारे में। इस एक्ट में शेड्यूल 1 है एड वैलोरम कोर्ट फीस के लिए कि कौन से डॉक्यूमेंट में क्या मांगा गया है, उसका मोल और उस हिसाब से कितने का कोर्ट फीस भरना होता है। शेड्यूल 3 है कुछ फॉर्म्स जो सेक्शन 19I के लिए है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, लॉ में किसी भी क्रिया के लिए कई सारे एक्ट साथ पढ़ने होते हैं। जैसे अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सूट हो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सीपीसी, शायद आर्बिट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोर्ट फीस एक्ट, सूट वैल्यूएशन एक्ट वगैरह। तो एक होलिस्टिक अप्रोच होना जरूरी है।